नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अमित शाह से सिंधिया ने मुलाकात की है और मंत्रिमंडल गठन पर उनकी दोनों की चर्चा हुई है। सिंधिया की अमित शाह से ये मांग है कि कांग्रेस सरकार में जो मंत्री रहे चेहरे थे उनको मंत्री बनाया जाए। इसकी वकालत उन्होंने की है। तुलसी सिलावट, इमरती देवी को मंत्री बनाने की वकालत की है। इसके अलावा प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद राजपूत एक साथ मंत्री बने। प्रभुराम चौधरी को भी मंत्री बनाए जाने की वकालत की है। तो ये वो नाम हैं जो बेंगलोर चले गए थे और सिंधिया समर्थक हैं और बाद में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस सरकार में ये मंत्री थे और अब इन्हें फिर से मंत्री बनाए जाने की वकालत की जा रही है। सिंधिया की तरफ से अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है और ये मांग की है कि मंत्रिमंडल गठन हो तो कांग्रेस सरकार में जो मंत्री रहे चेहरे थे, जो लोग थे, उनको मंत्री बनाया जाए, जिसमें तुलसी सिलावट, इमरती देवी को मंत्री बनाने की वकालत की गई है। प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद राजपूत एक साथ ये मंत्री बने। प्रभुराम चौधरी को भी मंत्री बनाए जाने की वकालत की है, उनके लिए पक्ष रखा है सिंधिया ने। और अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, हालांकि ये पहले से तय था कि ये लोग जो मंत्री पद छोड़कर इस तरीके से बीजेपी में चले गए और उस वक्त जो मध्य प्रदेश में संकट काल था तो बेंगलोर में थे और कह दिया था कि हमारा विश्वास नहीं है सरकार में, ये तो तय था कि इनकी वकालत की जाएगी। लेकिन अब सिंधिया ने इसको लेकर अमित शाह से मुलाकात भी कर ली है। बिल्कुल, देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही थी उसके तहत कोरोना संकट के चलते अभी जो शिवराज मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने की बात कही जा रही थी, जिसमें 15 से 20 मंत्रियों को शामिल करने की बात निकल कर आ रही थी। और ऐसे में यदि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता तो निश्चित तौर पर जो सिंधिया खेमे के चेहरे हैं उनको मंत्रिमंडल में पूरी तरीके से जगह नहीं मिल पाती। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी और इन्हीं खबरों के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और ये काफी अहम मुलाकात है क्योंकि सिंधिया चाहते हैं कि उनके खेमे के जितने चेहरे कांग्रेस सरकार में मंत्री पद पर थे उन सभी को 6 के 6 चेहरों को शिवराज मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाए। और इसके अलावा सिंधिया की कोशिश इस बात को भी लेकर है कि उनके समर्थक 10 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। और इसी कवायद को लेकर सिंधिया ने जो है अमित शाह से मुलाकात की थी। और ये काफी अहम है क्योंकि कहा यही जा रहा था कि अब जो शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें 24 से 26 नहीं बल्कि 18 से 20 तक मंत्री होंगे और मंत्रिमंडल का आकार छोटा होगा। और यदि आकार छोटा होता तो निश्चित तौर पर जो सिंधिया खेमे के जो मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाती। लेकिन अब सिंधिया चाहते हैं कि उनके जितने समर्थक मंत्री थे उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए और इसी को लेकर उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। और लगातार सरकार पर भी इस बात का दबाव बन रहा है कि वो मंत्रिमंडल का गठन करे। कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि जो शिवराज सिंह चौहान हैं वो लगातार अकेले ही पूरी तरीके से मोर्चा संभालें और ऐसे में जरूरत है कि मंत्रिमंडल का गठन किया जाना चाहिए। तो अब कवायद सिंधिया की तरफ से भी शुरू हो गई है। कवायद सिंधिया की तरफ से शुरू हो गई, लेकिन इस कवायद का बीजेपी के अंदर खाने में क्या असर पड़ रहा है? जब 10 मंत्री बनाए जाने की मांग होने लग जाए तो स्वाभाविक बात है कि बीजेपी में बेचैनी, घबराहट जो लगातार विधायक जीतते हुए आए हैं उनके बीच तो बढ़ गई होगी। बिल्कुल, देखिए, यदि शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होता और उसमें कम से कम संख्या रखी जाती तो ये कहने के लिए तर्क होता कि अभी कोरोना का संकट है और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो बाकी चेहरों को भी जगह दी जाएगी। लेकिन अब यदि सिंधिया समर्थक जो पूर्व मंत्री हैं उनको यदि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के नेता भी इस तरह की मांग करेंगे कि उनकी सीनियरिटी को देखते हुए उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर अब बेचैनी जरूर होगी और शिवराज सिंह चौहान के सामने इस बात की चुनौती होगी कि वो किस तरीके से सिंधिया समर्थक जो चेहरे हैं उनको तो संतुष्ट करें ही, साथ ही अपने जो सीनियर विधायक हैं उनको भी संतुष्ट करें। ये एक चुनौती अब शिवराज सिंह चौहान के सामने होगी। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए। रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं।
रजनीश जी, खबर आ रही है कि सिंधिया ने मुलाकात की है अमित शाह से और वे चाहते हैं कि उनके समर्थक जितने भी चेहरे थे सभी को मंत्री बनाया जाए। 10 मंत्री बनाए जाने की वो मांग कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मीडिया के सामने कहा है। खबरें आ रही हैं और खबरों को आप जानते हैं कि किस प्रकार से खबरें आती हैं। ये सवाल आपका थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि खबरें किस प्रकार से आती है, आपको जानकारी होती है? नहीं, मुझे यही जानने की उत्सुकता थी। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं खबरें आ रही हैं, वो खबरें आकलन हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है। ठीक है रजनीश जी आप बने रहिए। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग ने ही खबर हम तक पहुंचाई है। अनुराग जी, आप सुन रहे होंगे रजनीश जी, आप इसकी सत्यता चाह रहे हैं कि कहां से खबरें आ गई है, बताइए। नहीं तो ये बताएं कि कल क्या अमित शाह से सिंधिया जी की मुलाकात नहीं हुई है? क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं वो साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि सिंधिया दिल्ली में इस समय मौजूद हैं और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। और जो चर्चा हुई है वो भी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर ही हुई है, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन होना है मध्य प्रदेश में। शिवराज सरकार को लेकर का जो मंत्रिमंडल का गठन होना है उसमें अब देरी कितनी, ये जवाब तो अब रजनीश जी देंगे। रजनीश जी, देखिए, मैंने सिंधिया जी और अमित शाह जी की मुलाकात हुई या नहीं हुई इसके बारे में बात नहीं की है। मैं कह रहा हूं कि जो बात कर रहे थे कि 10 मंत्री बनाने की उन्होंने बात कही है और ऐसा है और वैसा, ये आकलन विश्लेषण है, ये मीडिया के सामने नहीं कहा। और आकलन विश्लेषण हर एक कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वाभाविक है, मंत्रिमंडल बनाने की चर्चा जोरों पर है, इसलिए हर मुलाकात उस दृष्टि से देखी समझी जाती है, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। मेरा केवल कहना इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान गृह मंत्री हैं, इसलिए कहीं कोई मुलाकात में दिक्कत नहीं है। संवाद तो हो गई, अब दोनों नेता भाजपा में हैं, कोई अलग अलग पार्टियों के नेता नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल के बारे में हो या दूसरे विषयों के बारे में हो, अपने विचारों का आदान प्रदान होगा और निश्चित तौर पर आपसी संवाद के बाद में जो भी निर्णय उन लोगों को लेना होंगे वो ले रहे होंगे, वो दोनों व्यक्ति जानते हैं। हम उसके बारे में आकलन विश्लेषण करके थोप नहीं सकते, हम कर सकते हैं आकलन विश्लेषण, हमारी मर्जी है। ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा नहीं हुआ होगा, दोनों बातें नहीं कही जा सकती। भूपेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमित शाह से मुलाकात की और ये सूत्र ये बता रहे हैं कि मंत्री बनाए, कितने मंत्री बनना चाहिए, इसको लेकर चर्चा हुई है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया? जी, अगर आपकी खबर सही है तो जब सौदा हुआ है तो उसके भुगतान की प्रक्रिया पर तो चर्चा होगी ही होगी। तो ये तो जो है अब उसका जो सौदा हुआ है उसका पेमेंट कैसे हो इसकी चर्चा है, तो ये तो स्वाभाविक चर्चा है। और आज जो मध्य प्रदेश है वो कोरोना से जूझने की तैयारी करने की बजाय, ये तय करने की बजाय कि किस किस अस्पताल में जो है क्या सुविधा उपलब्ध नहीं है, पेशेंट्स को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, किस तरीके से जो है रैंडम टेस्टिंग होगी, इसके बजाय जो है वो सौदे के भुगतानों में लगा हुआ है। ये जो है ये आदमी की प्राथमिकता और किसी सरकार की जो चिंता है, कंसर्न है लोगों के लिए, जो आज मध्य प्रदेश के 7.5-8 करोड़ लोग जो जीवन के जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं उसके प्रति सरकार की कितनी चिंता है, ये इसका उदाहरण है। भी तो ये सवाल उठा रही थी कि अकेले मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, मंत्रिमंडल होना चाहिए। क्या ये हम सवाल उठा रहे थे कि जो विद्रोहियों में से 10 को मुख्यमंत्री बना दीजिए? किसी बात को किसी से क्यों जोड़ते हैं आप? जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कम से कम जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जिनके लिए जो सीधे प्रभावित करते हैं आज की कार्यशैली को, जनता के लिए, उनको आप मंत्री, उनको कम से कम बनाइए। ये थोड़ी कहा कि आप जो है आपने सौदे में 10 तय करे थे तो 10 बना दीजिए। कांग्रेस जो बात कर रही है और आप जो उसको जहां से जोड़ रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। रजनीश जी, परिस्थितियां क्या है? क्या ऐसे अगर ये जो मांग की जा रही है, अगर इन खबरों को अगर माने, सूत्रों के हवाले से ये खबर है, तो ऐसे में बीजेपी के भीतर क्या परिस्थितियां ठीक रहेंगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिस्थितियां ठीक हैं और इसका आकलन आने वाले समय में भी आप करेंगे कि कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई संदेह किसी स्तर पर भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये आने वाले समय में आप लोग भी आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे इस बात का।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार का कभी द्वंद्व नहीं रहा। और रही बात कोरोना को लेकर, तो वो कम से कम हमें ज्ञान ना दें जो 17 जनवरी से 20 मार्च तक केवल हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहे और जो बंदोबस्त करने का लगभग 1.5 दर्जन बार वीडियो का जवाब मुझे जरूर देने दिया जाए। कहा जिस बात का जवाब देने का मुझे जरूर मौका दें। वो कम से कम ज्ञान ना दें। हम चिकित्सीय प्रबंध भी कर रहे हैं और हाँ, अगर कोरोना वायरस को लेकर कोई प्रोटोकॉल जो WHO के केंद्रीय मंत्रालय के हैं उनका पालन नहीं हो रहा तो जरूर तथ्य मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। लोगों को ना डराएं, हवाबाजी करके लोगों को ना डराएं। ठीक है, अब भूपेंद्र जी बोलिए। ये जो ज्ञानी जी का उबाच अभी आपने सुना, मैंने बताना चाहता हूँ कि जो जनवरी में जो कोरोना की बातचीत आई है वो तो जो है प्रधानमंत्री के पास आई है। प्रधानमंत्री जी इस पे क्या कर रहे थे इसका ये जवाब दें। ये जो है प्रधानमंत्री जी की, तो एक मिनट मुझे बात बोलने दीजिए। आप मुझे बोलने दीजिए। इनके जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया है कि 64,000 लोगों को विदेश से लाए हैं भारत की सरकार। उनमें से केवल 8,000 लोगों का इनने परीक्षण किया और 56,000 लोगों को फ्री छोड़ दिया देश के अंदर। ये कैरियर्स हैं उसके। इसका जवाब ये नहीं दे रहे हैं, ये यहाँ की गोल गोल बातें करते हैं। और मध्य प्रदेश में इन्हीं की सरकार ने, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है 12 मार्च को जो है ठीक है, आप सवाल आपका सवाल हो गया। रजनीश जी, टिप्पणी आपकी और शॉर्ट में प्लीज बात करने दीजिए। आप मुझे जो है आप अधूरी बातें करवा के तो जो है आप नहीं, आपने सवाल किया, उसका जवाब तो ले लें। फंसने की बात आती है तो नहीं, उसका नहीं, भूपेंद्र जी आपने सवाल किया, उसका जवाब ले रहे हैं ना। आपने सवाल किया, उसका जवाब तो देने दीजिए। हमें दिखाने दीजिए ना। ये ज्ञानी जी जो अभी बात कर रहे थे बताने दीजिए। मुझे करने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं। नहीं, बात कहीं की कहीं चली जाए। आप मुझे पूरी बात करने दीजिए। भूपेंद्र जी कहीं की कहीं चली जाए। मुझे पूरी बात करने दीजिए। आप मुझे 1 मिनट और दीजिए। आप मुझे 1 मिनट और दीजिए। आपका ज्ञान मैं बता रहा हूँ अभी। आप मुझे 1 मिनट का समय और दीजिए। 1 मिनट का समय मुझे दीजिए, मैं प्रूफ दे दूंगा। ठीक है, भूपेंद्र जी शॉर्ट में आप सवाल पूछ लीजिए। भूपेंद्र जी मुझे बात कहने दीजिए। शॉर्ट में आप बोल दीजिए प्लीज, वक्त की थोड़ी सी कमी है प्लीज। मध्य प्रदेश में 20 तारीख को हमारी सरकार गिरी जी, और मध्य प्रदेश में पहला केस जो है रजिस्टर 20 तारीख को हुआ है। उसके बाद से सत्ता में ये बैठे हैं, ये बताएं कि इन्होंने क्या किया। 20 तारीख के बाद से 20 तारीख को हमारी सरकार गिर गई। पहला केस मध्य प्रदेश में कोरोना का 20 मार्च को आया है। उसके बाद से ये सत्ता में बैठे हैं और ये जो काम कर रहे हैं, आज संख्या 1000 के 1200 के पार कर रही है। ये पहला केस किस तारीख को आया मध्य प्रदेश में, ये बताएं। और आज उसकी संख्या क्या है ये बताएं। ये इनकी परफॉर्मेंस है, ये इनकी दक्षता है, ये मध्य प्रदेश के साथ इनका धोखा है। चलिए, और ये लोगों को धोखा में बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि ये बात कहीं की कहीं चली जा रही है, कहीं की कहीं चली जा रही है। आरोप प्रत्यारोप, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में प्रदेश की जनता भी बहुत लंबे वक्त से देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश के 12 जिले रेड जोन में शामिल हो चुके हैं। 9 दिन पहले 3 जिले रेड जोन में थे और जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या परिस्थिति होती जा रही है, इस बात को देखिए आप। भोपाल, इंदौर, मुरैना, उज्जैन, खरगोन रेड जोन में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जबलपुर, बड़वानी, विदिशा और होशंगाबाद भी रेड जोन में है। इसके साथ ही खंडवा, देवास और रतलाम भी रेड जोन में शामिल हो गए हैं। इन जिलों में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, ये जिले 12 जिले जो रेड जोन में शामिल किए गए हैं, इसके बाद यहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? ये रेड जोन बनाने का इसके पीछे उद्देश्य क्या है? किस प्रकार से अब यहां पर आगे कदम बढ़ाए जाएंगे? जिले हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव के 10 से ज्यादा मामले निकल कर आए और उन्हीं को
को रेड जोन घोषित किया गया। इस समय सरकार ने 3 जोन में मध्य प्रदेश को बांटा है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। लेकिन रेड जोन में वाले जो जिले हैं वहां पर 10 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव निकल कर आए। और हैरत वाली बात है कि 10 दिन पहले मात्र 3 जिले जो मध्य प्रदेश के थे वो कोरोना पॉजिटिव के दायरे में आ रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। भोपाल और सबसे जो हॉट स्पॉट बना हुआ है इंदौर, उज्जैन, खंडवा, देवास, होशंगाबाद और विदिशा, ये वो इलाके हैं जहां पर अब कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। अभी तक सरकार ये कह रही थी कि प्रदेश के 20 जिले जो हैं वहां पर कोरोना का संक्रमण है, लेकिन अब दिन ब दिन कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैलता जा रहा है और अब प्रदेश के 24 ऐसे जिले हो गए हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मसला जरूर सरकार के लिए हो सकता है। हालांकि सरकार ने रेड जोन वाले इलाकों में तेजी के साथ टेस्टिंग की व्यवस्था करने के साथ स्क्रीनिंग करने के निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य अमले को तैनात किया जा रहा है। इंदौर को खासतौर पर लेकर प्रशासनिक अफसरों से लेकर जो है अलग तरह के डॉक्टरों की टीम बनाकर वहां पर स्क्रीनिंग कराई जा रही है। कोशिश इसी बात को लेकर है कि अब 24 जिलों से आगे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जाए और इन इलाकों को टोटल लॉकडाउन के दायरे में लाया जा रहा है। कुछ जिले हैं, 20 के करीब जिले हैं जहां पर हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं। 50 से ज्यादा हॉट स्पॉट है जहां पर किसी भी तरह की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद किया गया। उन इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है जहां पर हॉट स्पॉट जिला प्रशासन की तरफ से घोषित किए गए। तो रेड जोन वाले इलाकों पर अब सरकार का फोकस तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर अब कोरोना के संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। 10 से ज्यादा मरीज होने पर कोरोना का संक्रमण होता है और जिस तरीके के आंकड़े अब निकल कर आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा का जो है आंकड़ा मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर फैल चुका है। तो इस आंकड़े को अब किस तरीके से रोका जाए, इसकी कवायद में पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में केवल 3 रेड जोन थे मध्य प्रदेश में, लेकिन अब ये बढ़कर 12 हो चुके हैं। भोपाल, इंदौर, मुरैना, उज्जैन, खंडवा भी इसमें शामिल है। तो ऐसे में अब सरकार का तो फोकस इन जगहों पर हो गया है जो रेड जोन है और यहाँ संक्रमण को कैसे रोका जाए। टोटल लॉकडाउन की तैयारी भी है और कई जगहों पर किया भी गया। इंदौर में पहले से टोटल लॉकडाउन है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो जिले हैं वहां पर भी अब अलर्ट हो चुका है। और मध्य प्रदेश में कोरोना पैर पसारते जा रहा है। एमपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1264 हो गई है और इंदौर से जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में 146 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसको मिलाकर के इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 842 पहुंच गई है। इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया, 47 हो चुका है। प्रदेश की अगर बात की जाए तो मरने वालों की संख्या 65 हो चुकी है। इंदौर में सराफा बाजार के 2 व्यापारी भाइयों की भी मृत्यु हो गई। प्रतिष्ठित फर्म एसके ज्वेलर के संचालक दोनों भाई थे। इस परिवार के 12 साल के बच्चे का इलाज फिलहाल चल रहा है। और उधर भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 175 पहुंच गई है। देवास में 3 जबकि मंदसौर में कोरोना का एक नया केस मिला है। और इधर कटघोरा में कोरोना के 3 और मरीज सामने आ गए हैं। 2 महिलाएं और एक पुरुष को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तीनों मरीजों को इलाज के लिए रायपुर एम्स में भर्ती करा दिया गया है। कटघोरा में कोरोना के मरीजों की संख्या 27 पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 36 हो चुकी है। और आपको यह भी बता दें कि 36 में से 23 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। और कोरबा में कोरोना के 28 मामले, रायपुर में 5 मामले, बिलासपुर में 1, दुर्ग में 1 और राजनांदगांव में 1 मामला अभी तक सामने आया है। हालांकि स्क्रीनिंग की बात भी है, स्क्रीनिंग में तेजी लाने की जरूरत है और इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से कोशिश भी की जा रही है। स्क्रीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके, जल्द से जल्द की जा सके, ताकि अगर कोई ऐसे केस हैं तो वो जल्द से जल्द सामने आ सके। दूसरी तरफ रायपुर एम्स की बात की जाए तो वो लगातार मरीजों को ठीक करने में लगा हुआ है और अभी तक 23 मरीजों को ठीक करके डिस्चार्ज कर दिया गया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।